नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक जासूस की तरह डीएसपी की दिसंबर 2025 की नेत्रा रिपोर्ट के पन्ने पलटने वाले हैं। हमारे सामने एक पहेली है। अखबारों की हेडलाइंस तो 8% की शानदार विकास दर का जश्न मना रही हैं, लेकिन जब हम अपनी जेब देखते हैं, अपनी सैलरी स्लिप या बाजार की चाल, तो कहानी कुछ और ही महसूस होती है। एक तरह का विरोधाभास है ना? तो आज का हमारा मकसद इसी पहेली को सुलझाना है। हम इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझेंगे। अर्थव्यवस्था का कौन सा इंजन धुआं छोड़ रहा है, कौन से पुर्जे ढीले पड़ गए हैं, और सबसे जरूरी, एक निवेशक के तौर पर हमें इन सुरागों से क्या सीखना चाहिए। तो चलिए सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। और पहला सुराग छिपाए एक बहुत ही बुनियादी सवाल में। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, रियल या नॉमिनल? ये इस पूरी पहेली को समझने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है। इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए देश में सिर्फ एक फैक्ट्री है जो पेन बनाती है। अगर एक साल में 100 पेन बने और अगले साल 110, तो ये हुई 10% की रियल ग्रोथ। ये सिर्फ उत्पादन की मात्रा यानी वॉल्यूम को देखती है कि देश में असल में कितना ज्यादा सामान या सेवाएं बनी। ठीक है, ये तो सीधा सा हिसाब है। 100 की जगह 110 पेन, मतलब 10% ज्यादा उत्पादन। बिल्कुल। लेकिन नॉमिनल ग्रोथ की कहानी में एक और किरदार जुड़ जाता है, और वो है महंगाई या कीमत। मान लीजिए उत्पादन तो 100 पेन का ही रहा, लेकिन हर पेन की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए हो गई। अब अगर आप कुल बिक्री देखेंगे तो वो 1000 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए हो जाएगी। तो कागज पर आपको 10% की ग्रोथ दिखेगी, जबकि असल में एक भी ज्यादा पेन नहीं बना। यही नॉमिनल ग्रोथ है, जिसमें वॉल्यूम और कीमत दोनों शामिल हैं। और एक निवेशक के लिए सच पूछे तो नॉमिनल ग्रोथ ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, ऐसा क्यों? ज्यादातर तो हम रियल ग्रोथ की ही बात सुनते हैं। क्योंकि जब आप एक कंपनी के बारे में सोचते हैं तो उसकी सेल सिर्फ बेचे गए सामान की संख्या पर नहीं, बल्कि उसकी कीमत पर भी निर्भर करती है। लोगों की सैलरी, सरकार को मिलने वाला टैक्स, कंपनियों का मुनाफा, ये सब नॉमिनल ग्रोथ से सीधे सीधे जुड़े हैं। किसी की सैलरी इस बात पर नहीं बढ़ती कि देश में कितने पेन बने, बल्कि इस बात पर बढ़ती है कि कुल अर्थव्यवस्था का आकार रुपयों में कितना बढ़ा। और यहीं पर हमारी जासूसी का पहला बड़ा सुराग मिलता है। नेत्रा रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत की यही नॉमिनल ग्रोथ, यानी अर्थव्यवस्था की कमाई की रफ्तार, काफी धीमी हो गई है। 90 के दशक में ये करीब 15% की दर से बढ़ रही थी। फिर 2000 से 2013 के बीच ये 13.2% हुई, और अब पिछले एक दशक में ये घटकर सिर्फ 10.6% रह गई है। और पिछले 2 साल तो 9% से भी नीचे रहे हैं। ये तो एक साफ गिरावट का ट्रेंड है। हाँ, और ये सिर्फ एक अकेला आंकड़ा नहीं है जो ये कहानी कह रहा हो। जब रिपोर्ट में दूसरे आंकड़ों को इसके साथ रखकर देखा गया, जैसे BSE 500 कंपनियों की सेल्स ग्रोथ, सरकार की टैक्स कमाई या लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी, तो उन सब में भी ठीक यही गिरावट की तस्वीर दिखती है। रिपोर्ट में 2013 के बाद एक साफ बदलाव की बात कही गई है, जिसे ट्विन बैलेंस शीट संकट के बाद का दौर कहा गया है। आपने 2013 के ट्विन बैलेंस शीट संकट का जिक्र किया। ये शब्द सुनने में भारी लगता है। जो श्रोता इससे परिचित नहीं है, उनके लिए क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। ये एक डबल मुसीबत जैसा था। एक तरफ देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भारी कर्ज में डूबी हुई थीं, उनकी बैलेंस शीट खराब थी, ये थी पहली मुसीबत। और दूसरी तरफ जिन बैंकों ने उन्हें वो कर्ज दिया था, उनके पैसे डूब रहे थे, यानी उन बैंकों की बैलेंस शीट भी खराब थी, ये थी दूसरी मुसीबत। तो जब कंपनियां और बैंक दोनों की ही आर्थिक हालत खराब हो, तो निवेश और ग्रोथ का पहिया जाम हो जाता है। उस जाम का असर हमें आज तक दिख रहा है। समझ गई। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या 10% की ये नॉमिनल ग्रोथ काफी है? शायद दुनिया के कई देशों के लिए ये शानदार आंकड़ा हो। यहीं पर रिपोर्ट एक बहुत सख्त और जरूरी बात कहती है। रिपोर्ट का निचोड़ ये है कि भारत जैसे देश के लिए 10% की ये रफ्तार उस सपने को पूरा करने के लिए काफी नहीं है जो हमें दिखाया गया है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी तेजी से नहीं बढ़ेगी तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक बोझ बन सकता है। यानी नौकरियां पैदा होने की रफ्तार काम की तलाश कर रहे युवाओं की संख्या से पीछे रह जाएगी। इस रफ्तार पर हम एक मध्यम आय वाला देश बनने के बजाय लंबे समय तक कम आय वाले देश ही बने रह सकते हैं। ये तो काफी गंभीर बात है। तो अगर ग्रोथ धीमी है तो इसकी जड़ कहाँ है? रिपोर्ट के हिसाब से अर्थव्यवस्था के कौन से इंजन हैं जो सुस्त पड़ गए? चलिए एक एक करके उनकी जांच करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े इंजन से, खपत
यानी हम और आप जो खर्च करते हैं। और इस पूरी सुस्ती की जड़ में यही है, आम आदमी की खर्च करने की ताकत जो कमजोर पड़ गई है। पहले के दौर में यानी 2013 से पहले लोगों का खर्च इसलिए तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि उनकी आमदनी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब जो खर्च में बढ़ोतरी दिख रही है वो काफी हद तक कर्ज पर आधारित है, खासकर अनसिक्योर्ड लोन। मतलब लोग अब भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन सैलरी तेजी से बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेकर। ये तो लंबे समय तक चलने वाली बात नहीं लगती। इससे तो घरों का बजट गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल, इससे घरों का बही खाता यानी हाउस होल्ड बैलेंस शीट थोड़ा कमजोर हुआ है। आमदनी बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई है और बचत दर भी घटी है। तो खपत का इंजन चल तो रहा है, लेकिन अपने दम पर नहीं, बल्कि कर्ज के सहारे। ठीक है, तो अगर आम आदमी का खर्च कमजोर है, तो क्या देश की बड़ी कंपनियां और सरकार इस कमी को पूरा कर रहे हैं? क्या वो नए कारखाने, नई सड़कें बनाकर इकोनॉमी को धक्का दे रहे हैं? यहीं पर केपेक्स यानी नए निवेश की कहानी आती है। रिपोर्ट में एक डीएसपी केपेक्स ट्रैकर है और वहां के आंकड़े क्या कहते हैं? वहां की कहानी भी मिली जुली है। अगर हम सिर्फ केंद्र सरकार के केपेक्स को देखें तो वो काफी मजबूत है, लेकिन अगर उसे हटा दें तो बाकी लगभग हर क्षेत्र में सुस्ती है। राज्यों का खर्च, सरकारी कंपनियों का खर्च और घरों का रियल एस्टेट में निवेश सब धीमे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क प्राइवेट सेक्टर में दिखता है। बीएसई 500 कंपनियों का केपेक्स जो पहले 26% की दर से बढ़ रहा था, वो अब घटकर सिर्फ 9% की दर पर आ गया है। ये बात हैरान करती है। हम तो हर तरफ सुनते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च कर रही है। तो क्या रिपोर्ट ये कह रही है कि अकेले सरकार का खर्च पूरी इकोनॉमी की गाड़ी खींचने के लिए नाकाफी है? हाँ, रिपोर्ट का इशारा इसी तरफ है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो निवेश का सबसे बड़ा इंजन होता है, वो अभी भी पूरी रफ्तार से आगे नहीं आया है। जब तक कंपनियां बड़े पैमाने पर नए कारखाने लगाने शुरू नहीं करती, तब तक सिर्फ सरकारी खर्च पर पूरी अर्थव्यवस्था को दौड़ाना मुश्किल है। तो खपत का इंजन ठंडा है, प्राइवेट केपेक्स का इंजन भी पूरी रफ्तार में नहीं है। अब बचता है तीसरा इंजन, एक्सपोर्ट्स। यहाँ तो हम हमेशा से सर्विसेज में चैंपियन रहे हैं। आईटी हमारा तुरक का एक रहा है। क्या वहां से कोई अच्छी खबर है? यही रिपोर्ट की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे चमकता सितारा था, उसकी ग्रोथ रेट भी लगभग आधी हो गई है। एक समय में जो 35% की तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा था, वो अब सिर्फ 9% पर आ गया है। और जहां तक गुड्स एक्सपोर्ट्स यानी सामान के निर्यात का सवाल है, उनका हाल तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। 1 मिनट, 35% से सीधे 9%। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन कोई कह सकता है कि 9% ग्रोथ भी बुरी तो नहीं है, खासकर जब दुनिया भर में मंदी का माहौल हो। क्या हम इसे जरूरत से ज्यादा नकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं? आपका सवाल वाजिब है। 9% अपने आप में खराब आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमें इसे भारत के संदर्भ में देखना होगा। हमारे लिए आईटी जैसे सेक्टर सिर्फ डॉलर कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये देश में अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा करते हैं, जिससे शहरी खपत को बड़ा सहारा मिलता है। जब इस सेक्टर की ग्रोथ धीमी होती है, तो उसका असर पूरी इकॉनमी पर महसूस होता है। तो भले ही कोई एक तिमाही का जीडीपी आंकड़ा बहुत अच्छा आ जाए, लेकिन इन तीनों इंजनों की लंबी अवधि की तस्वीर एक धीमी विकास दर की ओर ही इशारा कर रही है। तो ये पूरी तस्वीर थोड़ी धुंधली लग रही है। एक निवेशक के तौर पर यह सब सुनकर थोड़ी घबराहट होती है। ऐसे माहौल में अपने पैसों का क्या करें? इस पहेली के टुकड़ों को जोड़कर अब निवेश की रणनीति कैसे बनाई जाए? शुरुआत बॉन्ड से करते हैं। धीमी ग्रोथ का इन पर क्या असर होता है? धीमी ग्रोथ का माहौल अक्सर बॉन्ड्स के लिए, खासकर लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड्स के लिए अच्छा माना जाता है। रिपोर्ट इसके 3 मुख्य कारण बताती है। पहला, सरकार की उधारी एक दायरे में है। दूसरा, महंगाई काफी निचले स्तर पर है। और तीसरा, जो सबसे तकनीकी लेकिन दिलचस्प कारण है, वो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और 10 साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच का फासला, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत कम हो गया है। ये आखिरी वाला पॉइंट थोड़ा मुश्किल है। नॉमिनल जीडीपी और बॉन्ड यील्ड के बीच के फासले का क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमी की कमाई की रफ्तार है और बॉन्ड यील्ड एक तरह से उस पर मिलने वाला ब्याज। जब कमाई की रफ्तार यानी जीडीपी और ब्याज यानी यील्ड लगभग बराबर हो जाएं, तो ये संकेत है कि भविष्य में ब्याज दरें गिरने की गुंजाइश ज्यादा है, क्योंकि तेज ग्रोथ उन्हें ऊपर खींचने के लिए है ही नहीं। और जब ब्याज दरें गिरती हैं, तो आपके पास जो पुराने ज्यादा ब्याज वाले बॉन्ड्स हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए रिपोर्ट का मानना है कि ये लंबी अवधि के बॉन्ड्स में निवेश करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड्स में एक मौका दिख रहा है, लेकिन इक्विटी का क्या?
जहां पिछले कुछ सालों से मिड और स्मॉल कैप का ही जलवा रहा है, क्या अब हवा का रुख बदल रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि हवा का रुख बड़ी स्थापित कंपनियां यानी लार्ज कैप की तरफ मुड़ सकता है। देश की सबसे बड़ी 10 कंपनियां जो काफी समय से बाजार से पीछे चल रही थीं, अब बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुल मार्केट कैप में उनका वजन भी ऐतिहासिक रूप से कम है, जो उन्हें आकर्षक बनाता है। ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर चिंताएं हों, तो निवेशक अक्सर छोटी, जोखिम भरी कंपनियों से निकलकर बड़ी मजबूत कंपनियों में सुरक्षा ढूंढते हैं। लार्ज कैप एक सुरक्षित ठिकाना बन सकते हैं। और रिपोर्ट में बाजार की चौड़ाई यानी मार्केट ब्रेड्थ को लेकर भी एक चेतावनी है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही अहम संकेत है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स भले ही अपने ऑल टाइम हाई पर हो, लेकिन बहुत कम स्टॉक्स उस तेजी में हिस्सा ले रहे हैं। मशहूर निवेशक बॉब फेरल का एक कॉल है, बाजार तब सबसे मजबूत होते हैं जब वे व्यापक हों, और सबसे कमजोर तब होते हैं जब वो मुट्ठी भर ब्लू चिप नामों तक सिमट जाएं। इसे ऐसे समझिए कि सेनापति तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर सैनिक पीछे छूट रहे हैं। ये अक्सर बाजार की सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। एक निवेशक के तौर पर यह सब सुनकर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि कंपनियों की सेल्स ग्रोथ सिर्फ 8-10% है, लेकिन बाजार उनसे 20% मुनाफे की उम्मीद लगाकर बैठा है। ये गणित मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या बाजार कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं हो गया है, खासकर मिड और स्मॉल कैप को लेकर? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस समय बाजार की सबसे बड़ी पहेली है। कंपनियों का मुनाफा मार्जिन पहले से ही अपने उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में अगर सेल्स सिर्फ 8-10% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो मुनाफे में 20% की बढ़ोतरी कैसे आएगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि रिपोर्ट कहती है कि खासकर महंगे मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अब सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि वहां उम्मीदें हकीकत से काफी आगे निकल चुकी हैं। चलिए अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो काफी समय से पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, आईटी सेक्टर। रिपोर्ट इसे एक दिलचस्प दांव बता रही है जो आज के माहौल में थोड़ा अटपटा लग सकता है। हाँ, ये क्लासिक कॉन्ट्रेरियन यानी विपरीत दांव है। रिपोर्ट आईटी सेक्टर की मौजूदा हालात को 3 शब्दों में बयां करती है: अंडर ओन्ड, अंडर परफॉर्मिंग और फेयरली प्राइस्ड। यानी लोगों के पोर्टफोलियो में ये कम है, इसका प्रदर्शन खराब रहा है और अब इसकी कीमत वाजिब लग रही है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर सस्ता है और लोगों के पोर्टफोलियो में कम है, लेकिन ये अंडर परफॉर्म भी तो एक वजह से कर रहा है। हम सुन रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप में मंदी की आहट है, क्लाइंट्स अपना खर्च कम कर रहे हैं। तो क्या ये एक वैल्यू ट्रैप नहीं हो सकता? यानी कोई चीज सस्ती है और शायद सस्ती ही रह जाए। ये एक बहुत बड़ा और जायज जोखिम है, और रिपोर्ट भी इससे आंखें नहीं मूंद रही। लेकिन यहाँ दाव 2 बातों पर है। पहली, क्या ये सारी बुरी खबरें पहले से ही स्टॉक की कीमत में शामिल हो चुकी हैं? निफ्टी में आईटी सेक्टर का वजन 1 दशक के सबसे निचले स्तर के करीब है, और ऐतिहासिक रूप से जब भी वजन इतना कम हुआ है, आगे चलकर अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। दूसरी बात यह कि भारतीय आईटी कंपनियां अब सिर्फ सस्ता काम करने वाली कंपनियां नहीं रहीं, बल्कि वो ग्लोबल कंपनियों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं। तो हो सकता है कि कंपनियां कुछ खर्च में कटौती करें, लेकिन डिजिटल बनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक नहीं सकती। तो तर्क ये है कि ग्लोबल टेक जैसे नास्डैक शायद ओवर ओन्ड और ओवर प्राइस्ड है, जबकि भारतीय आईटी एक बेहतर सौदा नजर आ रहा है, जहां जोखिम और रिटर्न का संतुलन बेहतर है। एक कॉन्ट्रेरियन कॉल है, जब सब लोग एक तरफ भाग रहे हो तो दूसरी तरफ देखने का मौका। ठीक समझे। दांव इसी बात पर है कि सबसे बुरा दौर शायद पीछे छूट चुका है, और यहां से हालात सुधरने की गुंजाइश ज्यादा है, बिगड़ने की कम। तो आज की इस लंबी और गहरी छानबीन का सार ये है कि हेडलाइंस में चमक रहे 8% के आंकड़े के पीछे एक धीमी नॉमिनल ग्रोथ की हकीकत छुपी है, जिसका असर अर्थव्यवस्था के तीनों इंजनों खपत, निवेश और निर्यात पर दिख रहा है। निवेशकों के लिए ये धीमी ग्रोथ लंबी अवधि के बॉन्ड्स में अवसर पैदा कर रही है और इक्विटी में लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ एक सतर्क बदलाव का सुझाव दे रही है, जहां सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। और इन सब के बीच आईटी सेक्टर एक दिलचस्प विपरीत दाव के रूप में उभर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर जैसा दिखाया जाता है कि बाजार हमेशा सीधी रेखा में ऊपर ही जाता है, वो सच का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली दौलत इन उतार चढ़ावों के साथ धैर्य रखने से ही बनती है। बिल्कुल, और ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। जब पोर्टफोलियो लाल निशान में होता है तो धैर्य रखना सबसे मुश्किल काम होता है। शायद इसीलिए ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ना जरूरी है, ताकि हम बड़ी तस्वीर को, इस पहेली के सभी टुकड़ों को याद रख सकें।
और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। इस रिपोर्ट में चीन का भी जिक्र है, जिसे MSCI इमर्जिंग मार्केट रैली का मिसिंग पीस कहा गया है। वो अभी भी वाजिब वैल्यूएशन पर है, जबकि भारत प्रीमियम पर। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपने ही बाजार में सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं, क्या उसी वक्त दुनिया का पैसा एक दूसरे बड़े लेकिन सस्ते बाजार की तरफ जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उसका हमारे निवेश की कहानी पर क्या असर पड़ेगा? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।